जय हिंद दोस्तों, सृष्टि क्लासेस के चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग बेसिक पॉलिटी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बेसिक पॉलिटी में हमने आपको 3 सीरीज का वीडियो अपलोड किया है। तीनों सीरीज को आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से देखे होंगे, उसका नोट्स बनाए होंगे। आज हम बेसिक पॉलिटी का चौथा वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो लोग वह 3 वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया वह वीडियो देखें। वह इसलिए देख ले क्योंकि जब तक वह 3 वीडियो आप नहीं देखिएगा, यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा। और बेसिक करने का यह मतलब नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। यदि मान लीजिए कि हम 10 से 15 बेसिक पॉलिटी का यदि वीडियो बनाएं तो उसमें 2-3 क्वेश्चन निश्चित है कि आ जाएगा। इसलिए ऐसा आप लोग ना सोचें कि यह बेसिक वीडियो है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो यह गलत है। ठीक है, आप पहले उस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। उसके बाद यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए कि हाँ सर, हमको यह चीज़ समझ में नहीं आई है। हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर हम वीडियो के माध्यम से देते हैं। जो लोग अभी तक सृष्टि क्लासेस का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा वह वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगा। पिछला वीडियो भी लाभदायक होगा और आगे जो हम डालेंगे वह वीडियो भी आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, तो बेसिक पॉलिटी का चौथा जो वीडियो का पहला जो टॉपिक है वह है संप्रभुता। वह है संप्रभुता। संप्रभुता। देखिए, हम पहला वीडियो में राज्य के तत्व बतलाए थे। 4 तत्व हम आपको बतलाए थे, जिसमें संप्रभुता को हमने सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना था। हम आपको बताए थे कि यदि क्वेश्चन में आए कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन होता है तो उसका आंसर हो जाएगा संप्रभुता। आखिर संप्रभुता को हम सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्यों मानते हैं? संप्रभुता को सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्यों मानते हैं? इसको जानने से पहले हम यह जानेंगे कि संप्रभुता होता क्या है। ठीक है, पहले हम इसको आसानी भाषा में आपको बताते हैं कि संप्रभुता होता क्या है। जैसा कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, हम हैं, आप हैं, या कोई भी व्यक्ति है और वह अपना काम, कोई भी काम, जैसे पढ़ाई लिखाई है, चाहे किसी अन्य प्रकार का काम है, वह करता है और उससे संबंधित वह कोई डिसीजन लेता है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और मैंने यह डिसीजन लिया कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा। हम पर किसी आंतरिक रूप से किसी का दबाव नहीं है, न बाह्य रूप से किसी का दबाव है। हम अपने खुद की मर्जी से आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, मतलब मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं। तो हम क्या हो गए? संप्रभु व्यक्ति हो। हम क्या हो गए? संप्रभु व्यक्ति हो। आगे हम आपको बताएंगे, थोड़ा समझिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मान लीजिए बिहार हुआ, यूपी हुआ, एमपी हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ और भी राज्य है जिसको आप राज्य समझते हैं। क्या समझते हैं? राज्य, या एक राज्य। आप सोचते हैं कि बिहार एक राज्य हुआ, यूपी एक राज्य हुआ, पश्चिम बंगाल एक राज्य हुआ, या अन्य किसी प्रकार का जो है उसको आप राज्य मानते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह जानकारी हो जाएगी कि दरअसल यह राज्य नहीं, यह देश है। राज्य इसको हम क्यों नहीं कहेंगे? राज्य इसको हम क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसके पास संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता हमेशा जो होती है वह केंद्र में होती है, और केंद्र का जो प्रमुख है वह राष्ट्रपति है। केंद्र का जो प्रमुख है वह राष्ट्रपति है। हम संप्रभुता जो है वह किसके पास नहीं है? स्टेट के पास वह संप्रभुता नहीं है। मतलब जो अभी हमारा जो राज्य है, बिहार, पंजाब, यूपी वगैरह, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनके पास संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता किसके पास है? केंद्र के पास। और केंद्र का जो प्रमुख है वो कौन है? राष्ट्रपति। अभी बताइए, संप्रभुता का मतलब हम आपको बताएं कि जो व्यक्ति अपना निर्णय किसी के दबाव में न लेकर अपने मन से
वह निर्णय लेता है। मतलब किसी भी प्रकार का न आंतरिक दबाव है न बाहरी दबाव, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं। वह कोई भी डिसीजन लिया वह अपने मन से, अपने स्वेच्छा से लिया। तो जब अपने स्वेच्छा से लिया, अपने मन से लिया, तो उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं हुआ, तो वह व्यक्ति क्या होगा? संप्रभु व्यक्ति। और जिस देश के राष्ट्र प्रमुख के पास ऐसा शक्ति होती है संप्रभुता की, वह राष्ट्राध्यक्ष जो होंगे, मतलब राष्ट्र प्रमुख होंगे, वह संप्रभु व्यक्ति होंगे और वह देश भी क्या होगा? संप्रभु। अच्छा, एक बात हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत देश का जो राष्ट्र प्रमुख है वह राष्ट्रपति है। अगर राष्ट्रपति को किसी देश से युद्ध करना हो, युद्ध ऐसे तो होगा नहीं, मान लीजिए कि कोई दूसरा देश भारत के साथ छेड़छाड़ कर रहा होगा, भारत की सीमा के साथ छेड़छाड़ कर रहा होगा, जैसे चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, देखते होंगे हमेशा जो है वो सीमा के साथ छेड़छाड़ करते रहता है। तो वैसे स्थिति में मान लीजिए कि युद्ध करना हो। अब जब युद्ध करना हो तो राष्ट्रपति किसी दूसरे देश का, मतलब जो कोई बाहरी देश है, जैसे अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, किसी दूसरे देश का जो निर्णय होगा उसका इंतजार करेगा? नहीं करेगा। भारत के अंदर जो मुख्यमंत्री है, जो राज्य जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके जो मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके फैसले का इंतजार करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनको बनाया गया है डिसीजन खुद लेने का। वह खुद यह डिसीजन ले सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ युद्ध शुरू भी कर सकते हैं और युद्ध रोक भी सकते हैं। मतलब वह बाहरी फैसला हुआ, किसी दूसरे देश से युद्ध यदि लड़ रहा है भारत देश, तो वह बाहरी फैसला हो गया। आंतरिक फैसला, जैसे किसी देश कोई प्रांत, जिसको तथाकथित अभी हम लोग राज्य कहते हैं, मान लीजिए कि उसके सीमा में परिवर्तन करना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना। अगर मान लीजिए कि सीमा में परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, तो बिना राष्ट्रपति के परमिशन से नहीं। तो संप्रभुता कहीं ना कहीं कहाँ निहित हो रहा है? राष्ट्रपति में निहित हो रहा है। हमारे राज्य में जो मुख्यमंत्री है उनमें संप्रभुता निहित नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? राष्ट्रपति में निहित हो रहा है। तो यह जो राज्य का जो चौथा जो तत्व है संप्रभुता, यह मुख्यमंत्रियों के पास है नहीं है। वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, मतलब राष्ट्र के प्रमुख के पास। तो संप्रभुता नहीं है। तो क्या जो हम आपको बताया कि राज्य का जो चार तत्व होता है, तो संप्रभुता बिहार के पास नहीं है, यूपी के पास नहीं है, अन्य जो भी स्टेट है, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इन सभी के पास संप्रभुता नहीं है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो राज्य आप किसको कहिएगा? बिहार को, पंजाब को, यूपी को या भारत को कहिएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत, क्योंकि भारत के पास संप्रभुता है। मतलब राज्य कहलाने के लिए चार तत्व चाहिए ना जी। अब चार तत्व में संप्रभुता तो इसके पास है नहीं, किसी भी प्रांत के पास। संप्रभुता किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, मतलब केंद्र में। तो संप्रभुता उसके पास है, तो संप्रभुता उसके पास है, तो वह राज्य हुआ, क्योंकि चारों जो तत्व होंगे उनके पास है। मेरे पास तो यह एक तत्व नहीं है। मेरे मान लीजिए कि कोई स्टेट है जिसको हम लोग तथाकथित राज्य बोलते हैं, कोई प्रांत है, वहाँ निश्चित भूभाग है। बिहार का एक अपना निश्चित भूभाग है, यूपी का अपना निश्चित भूभाग है, पश्चिम बंगाल का एक अपना निश्चित भूभाग है। वहाँ दूसरा जनसंख्या भी है, तीसरा सरकार भी है, जैसे बिहार की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, यूपी की सरकार, सबके पास अपना अपना सरकार भी है। लेकिन संप्रभुता नहीं। संप्रभुता किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो राज्य हम किसको कहेंगे? प्रांत को, मतलब बिहार प्रांत, यूपी प्रांत, एमपी प्रांत, पश्चिम बंगाल प्रांत, या भारत को हम राज्य कहेंगे? भारत को हम राज्य कहेंगे, न कि बिहार को, यूपी को या एमपी को या बंगाल। ठीक है? संप्रभुता का मतलब समझ गया। मतलब जो व्यक्ति अपना डिसीजन, अपना निर्णय खुद लेता है और उसके ऊपर न आंतरिक किसी भी प्रकार का दबाव होता है, न बाह्य दबाव होता है, तो वैसे व्यक्ति को हम संप्रभु व्यक्ति कहें। और वैसे व्यक्ति जो मान लीजिए कि किसी राष्ट्र का जो है इस तरह से उनको शक्ति प्राप्त होती है, तो वह संप्रभु देश होगा। उस देश के राष्ट्राध्यक्ष संप्रभु व्यक्ति भी होंगे। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संप्रभुता किसमें निहित होती है। देखिए, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संप्रभुता किसमें निहित होती है, तो वहाँ ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा। मान लीजिए कि पहला ऑप्शन आपका जनता हो गया, दूसरा ऑप्शन आपका मुख्यमंत्री हो गया,
तीसरा ऑप्शन आपको जो है प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। और चौथा जो क्वेश्चन हो गया वह नन हो गया, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा जनता। क्यों? अब जनता क्यों होगा? सुनिए, जनता ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनता है, इसलिए आंसर हो जाएगा जनता। यदि मान लीजिए कि जनता ऑप्शन नहीं रहेगा यहाँ और ऑप्शन रह जाएगा आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन रहेगा राष्ट्रपति, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति क्या है? भारत में सबसे सर्वोच्च पद है। तो राष्ट्रपति को जो संप्रभुता की शक्ति जो मिलती है वो किससे मिलती है? जनता से मिलती है। इसलिए जनता के पास ही क्या है? संप्रभुता है। मतलब संप्रभुता का सोर्स जो है वह कौन है? जनता है। ठीक है, समझ में आ गया? यदि राष्ट्रपति चाहेंगे तो वह आंतरिक फैसला भी कर सकते हैं और बाहरी फैसला भी कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वह आंतरिक फैसला नहीं कर सकते। आंतरिक फैसला वो कर सकते हैं लेकिन बाहरी फैसला नहीं करेंगे। बाहरी फैसला के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को सक्षम कौन बनाए? भारत की जनता। इसलिए संप्रभुता जो होती है वह भारत की जनता में ही निहित होती है। ठीक है, आगे आज का जो टॉपिक बनेगा बेसिक पॉलिटी का वह होगा लोकतंत्र। दूसरा जो टॉपिक होगा बेसिक पॉलिटी का वह होगा लोकतंत्र। क्योंकि आप जानते हैं लोक जो शब्द है वह संस्कृत का शब्द है और इसका आंसर जो होता है और इसका आंसर जो लोक का जो मीनिंग होता है वह होता है जनता, वह होता है जनता। और तंत्र का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? शासन। ठीक है, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। इसका जो डिफिनीशन दिए थे बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल, यह अब्राहम लिंकन का क्या था? लोकतंत्र का डिफिनीशन था। अब्राहम लिंकन के बारे में आप जानते होंगे कि अब्राहम लिंकन जो है वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति थे? 16वें राष्ट्रपति। 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने लोकतंत्र का डिफिनीशन देते हुए कहा था कि ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल। ठीक है, इन्होंने आगे बताया था कि लोकतंत्र का जो प्रकार होगा वह दो प्रकार होगा। ठीक है, एक जो होगा लोकतंत्र का जो प्रकार होगा वह कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। पहला जो होगा वह क्या होगा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और दूसरा जो होगा वह होगा प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है? देखिए, भारत में कैसा लोकतंत्र है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। क्यों प्रतिनिधि लोकतंत्र है? क्योंकि अभी हम बताएं कि लोक का मतलब क्या होता है? जनता, और तंत्र का मतलब शासन। मतलब जनता जो है अपने ऊपर शासन करने के लिए अपने ही बीच में से किसी व्यक्ति को क्या करती है? निर्वाचन के माध्यम से चुनती है और उसे संसद में भेजती है या राज्य की विधानसभा में भेजती है। और वह व्यक्ति क्या करता है? वह उस जनता के लिए नियम कानून का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वह प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब हुआ कि जब वहाँ के जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह कहा जा सकता है कि जब जनता सरकार के नीति निर्माण जब हो रहा हो, मतलब नीति निर्माण तो होगा तो वह जनता के लिए ही होगा। तो जहाँ नीति निर्माण हो रहा है और वहाँ की जनता जो है वह प्रत्यक्ष रूप से क्या हो? वहाँ पर शामिल हो, नीति निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से वह शामिल हो। वह देख रहा होगा कि हाँ ये जो नियम बन रहा है वो हमारे दृष्टिकोण से या देश के दृष्टिकोण से लोक कल्याणकारी है कि नहीं। मतलब प्रत्यक्ष रूप से वो देख रहा है कि हाँ जो विधि बन रहा है वो हमारे हित में है या नहीं। तो वैसा जो लोकतंत्र होगा वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। जैसे भारत में तो ऐसा नहीं है, हमारे प्रतिनिधि हमारे लिए क्या करते हैं? नियम कानून बनाते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में क्या है कि वहाँ के जो नागरिक हैं जब नियम कानून बन रहा होता है तो उनको यह इजाज़त होती है कि वो वहाँ पर जाकर क्या करें? मतलब देखें कि हाँ जो नियम कानून बन रहा है वह देश के हित में या जो देश की जनता है उसके हित में है या नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र?
आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि लोकतंत्र। यदि क्वेश्चन आएगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे उत्तम उदाहरण कौन है? स्विट्जरलैंड। नोट कर लीजिएगा इसको कि भारत में जो है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र है और स्विट्जरलैंड में कैसा लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र का घर किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का घर किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का घर जो है वो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का घर कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि लोकतंत्र का घर किसे कहा जाता है? आंसर आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विश्व में सबसे उत्तम उदाहरण कौन है? आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। क्योंकि प्रतिनिधि लोकतंत्र कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोग जो हैं वो अपने बीच में से ही किसी को प्रतिनिधि बनाकर क्या करते हैं? चुनते हैं और मतलब निर्वाचित करते हैं। और निर्वाचित करने के पश्चात वह कहाँ जाते हैं? संसद में जाते हैं, राज्य विधानसभा में जाते हैं और वहाँ जाकर हमारे लोग के लिए क्या करते हैं? नियम कानून का निर्माण करते हैं। यही लोकतंत्र है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे आज बेसिक क्वालिटी में, वह बातें होंगी गणतंत्र। गणतंत्र देखिए, गणतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र के बारे में तो आप जानते हैं कि जहाँ जनता जो है स्वयं अपने ऊपर शासन प्रशासन के लिए क्या करती है? प्रतिनिधि का चुनाव करती है। वह आपका हो गया लोकतंत्र। और अभी हम गणतंत्र के बारे में बताएंगे। मतलब गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र कहने का मतलब यह हुआ कि जिस किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को यदि हम निर्वाचित करते हैं, जिस किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को यदि हम क्या करते हैं? निर्वाचित करते हैं, वह देश जो होगा वह गणतांत्रिक देश होगा। जैसे भारत क्या है? यहाँ लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। लोकतंत्र कैसे है? क्योंकि यहाँ जो जनता है वह अपने ऊपर शासन करने के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करती है और उसको संसद में या राज्य विधानसभा में भेजती है। और गणतंत्र का डिफिनीशन हम आपको बताएं कि जिस किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का क्या होता है? निर्वाचन होता है। जैसे भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। तो भारत एक कैसा देश होगा? गणतांत्रिक देश होगा। लेकिन वहीं आप जाइए ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वह राजा या रानी होते हैं। तो राजा या रानी होते हैं, जैसा राजा और रानी, तो इसका तो निर्वाचन होता नहीं है। वहाँ वंशानुगत, मतलब जो वहाँ के राजा रानी जो होंगे ब्रिटेन के क्या होंगे? राष्ट्राध्यक्ष होंगे। और राजा रानी क्या होंगे? वंशानुगत। इसलिए वहाँ पर गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र कहाँ पर है? भारत। मतलब वह जगह, मतलब वे देश जिसके राष्ट्राध्यक्ष क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, वह देश जो होगा वह गणतांत्रिक देश होगा। ठीक है, गणतंत्र का मतलब समझ। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं बफर स्टेट। यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से बफर स्टेट क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि दो आदमी हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि दो आदमी लड़ रहा होता है आपस में और कोई तीसरा आदमी जाकर उसको क्या करता है? शांत कराता है, लड़ाई को रोकता है। तो वो जो तीसरा आदमी लड़ाई को रोकता है या लड़ाई को रोकने का प्रयास करता है, वही तीसरा आदमी जो है वह उसको वहाँ बफर स्टेट ना कहकर बफर मैन कहा जाए। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं बफर स्टेट। तो मान लीजिए कि अभी वर्तमान में रूस और यूक्रेन क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है। अब रूस और यूक्रेन युद्ध कर रहा है और कोई तीसरा देश जाकर युद्ध को रोकने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए कि भारत जाएगा युद्ध को रोकने, या अमेरिका या विश्व में कोई अन्य देश जो होंगे वह युद्ध को रोकने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। अब जाके रोकने का प्रयास करेगा, तो वह जो रोकने का प्रयास करेगा वही देश को हम लोग क्या कहेंगे? बफर स्टेट। बात समझ में आया? मतलब मान लीजिए कि रूस और यूक्रेन दोनों में अभी युद्ध चल रहा है या युद्ध की स्थिति भी बन रही है। मान लीजिए कि युद्ध से पहले क्या बनती है? युद्ध की स्थिति। अब रूस और यूक्रेन के बीच पहले युद्ध का स्थिति बना, मतलब दो आदमी के बीच जब झगड़ा होता है तो वैसा पहले स्थिति बनता है, तानातानी का बनता है, उसके बाद क्या होता है? युद्ध होता है। तो जब तानातानी मतलब जब तनाव भी बन रहा होता है और कोई देश जाकर रोकने का प्रयास करता है कि नहीं युद्ध नहीं कीजिए, तो वह जो रोकने का प्रयास किया उसी देश को हम लोग कहेंगे बफर स्टेट। ठीक है, चलिए, यह वीडियो भी समझ में आ गया होगा आपको। तो यही सब छोटा छोटा जो बेसिक क्वालिटी का जो वीडियो है वह हम आपको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अभी वीडियो हम लंबा इसलिए नहीं बना रहे हैं
ताकि आपको जो बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वह आसानी से आप समझें। आगे बहुत लंबी लंबी बातें हैं, बहुत बड़े बड़े टॉपिक आएंगे, तो उसको आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं और छोटी छोटी बातों को आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह जब चीज़ आप समझ जाइएगा तभी आपकी क्वालिटी जो होगी वह मजबूत होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग अभी तक सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।